नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 14वें पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है आर्यभट्टः। आर्यभट्ट ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर रहे हैं और इनका जो योगदान है साइंस के लिए, साइंस मैथमेटिक्स के लिए इनका जो योगदान है वह बहुत ही अतुलनीय है। ये किसी के साथ भी कंपैरिजन जैसा नहीं है। आर्यभट्ट नाम आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा। आर्यभट्ट के बारे में हम और अधिक जानते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पिछले सेशन में आधा हाफ एक्सप्लेनेशन किया है। एक बार मैं वो सारा रिकैप करके पूरे चैप्टर का इन शॉर्ट ब्रीफ आपको रीड आउट करना चाहती हूँ। जैसे शुरुआत करती हूँ मैं। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि रही है। यानी ज्ञान विज्ञान जो है भारतवर्ष में शुरुआत से ही अमूल्य निधि है। ज्ञान विज्ञान में भारतवर्ष में बहुत सारे ऋषि मुनि जो है ऐसे होके गए हैं जिनके अंदर अतुल्य ज्ञान भरा हुआ है, बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है। भारतीय मनीषियों जिन्हें ऋषि की आख्या प्राप्त थी, ऐसे कई सारे भारतीय मनीषी हैं जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने इस परंपरा को पुष्ट किया है। जब कई सारे ऋषि मुनि जो है उन्होंने इस परंपरा को पुष्ट किया है। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है। जितने भी ऋषि हैं उन्होंने ज्ञान विज्ञान के कार्य में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी है। दशमलव अर्थात डेसिमल जो हम कहते हैं, ये सबसे पहले पद्धति शुरुआत की थी आर्यभट्ट ने और इसके कारण गणित को एक नई दिशा मिली है। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति को प्रवर्तन करने वाले वे प्रथम आचार्य थे। मैथमेटिक्स को साइंस बनाने वाले, मैथमेटिक्स भी एक साइंस है, यह मैथमेटिक्स को साइंस का दर्जा देने वाले, विज्ञान का दर्जा देने वाले अर्थात गणितीय कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, गणित की गणना करने के बाद जो सौर मंडल में जो पिंड है, जो प्लैनेट्स है, उनकी गति पहचानना, उनकी गति के बारे में जानकारी पाना, यह वे सबसे प्रथम पुरुष थे जिन्होंने मैथमेटिकल जानकारी, मैथमेटिकल तरीकों से या कैलकुलेशन से, इक्वेशंस के जरिए ये काम किया है। उनके असाधारण वैदुष्य का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में इस प्रकार रेखांकित किया गया और उनके इस असाधारण वैदुष्य यानी जो उनकी जो जानकारी है, उनकी जो बुद्धि है असाधारण थी और उसके बारे में हमने इस पाठ में जानकारी प्राप्त की है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसाई में हुआ है। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की है और इसी वजह से उनकी उम्र भी हमें उसी ग्रंथ के द्वारा ही पता चली है जिसमें उसकी उम्र मेंशन थी। उस समय उनकी अवस्था 23 वर्ष की थी। यानी वे जब उन्होंने यह ग्रंथ लिखा तो वे केवल 23 वर्ष के थे। सोचिए, 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक पूरा ग्रंथ रच डाला है और आज हम 23 वर्ष की उम्र में तो अभी पढ़ रहे हैं। आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र के पास एक वेधशाला स्थापित की थी। वेधशाला अर्थात एक साइंटिफिक लेबोरेटरी जहां से हम बैठकर स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र उनकी कर्मभूमि रही है। यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में किया है। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं उसका एक ब्रीफिंग मैं आपको बताऊंगी। आर्यभट्ट से पूर्व विद्वानों की यह मान्यता थी कि सूर्य भ्रमण करता है, ये भी हमने पहले कर लिया है, तथा पृथ्वी स्थिर है। बट आर्यभट्ट ने यह अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी ही भ्रमण करती है और सूर्य स्थिर है। प्रारंभ में समाज के ठेकेदारों ने आर्यभट्ट के इस सिद्धांत का विरोध किया, परंतु आधुनिक विद्वानों ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों का अत्यधिक आदर किया। जो पुराने विद्वान थे, जो ऑलरेडी मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है, तो उन्होंने विरोध किया, जमकर विरोध किया आर्यभट्ट का। लेकिन आज के जो आधुनिक विद्वान हैं वे ये भली भांति जानते हैं कि आर्यभट्ट जो है वे बिल्कुल सही थे कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। वस्तुतः आर्यभट्ट अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष थे, बिल्कुल अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष ही माने जाते हैं आर्यभट्ट। और यह भी कहा गया है कि यह जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों की एक
लाइन में आने से जब ग्रहण होते हैं तो माना जाता है कि इस ग्रहण में राहु और केतु का दोष होता है, राहु और केतु आ जाते हैं। बट गणित की गणना से आर्यभट्ट ने यह भी सिद्ध कर दिया कि इसमें राहु केतु का कोई हाथ नहीं है, यह तो उनकी गति है जो उन्हें कभी कभार, जो कोइंसिडेंसली कहते हैं हम, कि एक लाइन में जब आ जाते हैं तो एक का शेडो यानी कि एक का साया जब दूसरे पर पड़ता है, जैसे जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आते हैं और जब पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, और जब पृथ्वी पर चंद्र की साया पड़ती है, पृथ्वी की छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र पर पड़ने पर चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस तरह से वे ग्रहण हो जाते हैं, इसमें किसी भी राहु और केतु का कोई हाथ नहीं है। इसी भाग को हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। ये आर्यभट्ट की तस्वीर है, यहाँ पर किस तरह से अब दिखाए जा रहे हैं कि आर्यभट्ट अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सूर्य, चंद्रमा और आदि सभी पिंड जो है अंतरिक्ष में, उनकी गति और उनके जो चाल है उनके बारे में ये जानकारी बताते हैं गणितीय विज्ञान से। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्या नाम आकलनम महत्व आदधाति। यानी आर्यभट्ट का जो योगदान है गणित ज्योतिषी से संबंधित है, लेकिन गणित ज्योतिषी में भी जो संख्या के बारे में उनका जो आकलन है, संख्या के बारे में जो वो गणना करते हैं, उनका महत्व बहुत ज्यादा है। आदधाति आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति। आर्यभट्ट किसी भी फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं। फलित ज्योतिष शास्त्र अर्थात कि जो ऑलरेडी सिद्ध किए हैं पुराने लोगों ने, लेकिन आर्यभट्ट किस में बिलीव करते हैं? खुद जब वो ट्राई करते हैं और उसका जो नतीजा निकलता है उसमें आर्यभट्ट ये विश्वास रखते हैं, लेकिन अदरवाइज फलित ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। गणितीय पद्धतियां, केवल गणित के पद्धति से जो आकलन होता है, कृतम आकलन माधुर्य एवं तेन प्रतिपादित, गणित के पद्धति से ही उन्होंने आकलन किया है, यानी कि जाना है, समझा है, और उसी से उन्होंने ये स्थापित किया है, प्रतिपादित यानी स्थापित किया है कि ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम, कि ग्रहण जब होता है तो राहु और केतु नाम के दानव का उसमें कोई हाथ नहीं होता है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वह तो किस वजह से होते हैं, ग्रहण किस वजह से होते हैं? जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीनों एक ही लकीर में, एक ही कारण लकीर में आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं, उसके कारण यह ग्रहण होते हैं। सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथ्व्या, सूर्य परितः यानी सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्याः पृथ्व्या यानी भ्रमण करती हुई पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता हुआ चंद्र, पृथ्वी की परिक्रमा लेता रहता है ना चंद्रमा, तो जब संयोग ऐसा होता है कि तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं तब ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहणं भवति, यानी कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर, जब पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है और चंद्र का प्रकाश जो है उसमें रुकावट आ जाती है, अवरुद्धते वह रुक जाता है, तब हम कहते हैं कि यह चंद्र ग्रहण हो गया है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणं दृश्यते। और वहीं पर यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्र आ जाता है तो पृथ्वी से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, तब चंद्र की छाया जो है सूर्य पर पड़ती है, उस वक्त हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया है, तब हमें सूर्य ग्रहण दिखता है। तो इस तरह से ग्रहण होते हैं, या तो पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है या चंद्र की छाया सूर्य पर पड़ती है, तो दोनों ही तरह से ग्रहण हो जाता है, ना कि राहु और केतु के मध्य में आने से। अब हमारा यह चैप्टर जो है यह तो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे शब्दार्थ जो है, हम बचे हुए शब्दार्थ यहाँ कर रहे हैं। आकलनम अर्थात गणना, आदधाति रखता है, भ्रमन्त्याः घूमने वाली की या घूमती हुई की, छायापातेन छाया पड़ने पर,
छायापातेन, छाया पड़ने पर। अवरुध्यते, रुक जाता है, अवरुध्यते, रुक जाता है। अपरत्र, दूसरी ओर, अपरत्र, दूसरी ओर। अवस्थितः, स्थित, अवस्थितः, स्थित। विश्वसिति स्म, विश्वास करता था, विश्वसिति स्म, विश्वास करता था। समाजे नूतनाना विचारणाना स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः कठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में कहा जाता है कि समाज में जब भी कोई नई विचारधारा आती है तो उसे स्वीकार करने में सबसे पहले समाज जो है प्रथम तो वह हिचकिचाते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवतः। उसी प्रकार भारत के भी ज्योतिष शास्त्र जो लोग थे उन्होंने भी शुरुआत में आर्यभट्ट का विरोध किया था। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई थी, आर्यभट्ट के सिद्धांतों की उपेक्षा की गई थी। स पंडितमन्या नाम उपहास पात्रम जातः, यानी वे उन लोगों के उपहास पात्र बनते थे जो अपने आप को पंडित मानते थे, ज्ञानी विज्ञानी मानते थे। स पंडितमन्या नाम, यानी अपने आप को ज्ञानी विज्ञानी मानने वाले का वे उपहास पात्र बनते थे। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा, लेकिन फिर भी वे जो है जो कहते हैं ना कि काल को लांघ कर जो दृष्टि गोचर रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, यानी फोरसाइट, आगे की सोचकर जो कार्य करते हैं, ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक थे वे। आधुनिकेह वैज्ञानिकेह तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिक जो है उनके उसी सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट करते हैं, वे उनकी बात को आज मानते हैं क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि वे उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। तो उसके उनके जो आगे की सोच है, दृष्टिगोचर जो थी आर्यभट्ट की, उनको सम्मान दिया है, उनकी दृष्टिगोचर को सम्मान दिया है। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, और इसी कारण उनका आदर करते हुए, उनको सम्मान देते हुए उन्होंने हमारे पहले जो प्रथम उपग्रह से, यानी जो सैटेलाइट जो हम बोलते हैं उपग्रह सैटेलाइट, उसको भी उन्होंने आर्यभट्ट नाम दिया है। आर्यभट्ट के नाम से ही हमारे भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। तो वस्तुतः हम ये पक्की तरह से मान सकते हैं कि भारत में गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के एक ही शिखर पुरुष थे, वे एकमेव शिखर पुरुष थे, माने जाते थे। अब इसके भी शब्दार्थ हम कर लेते हैं। प्रतिरोधस्य यानी रोकने का, पंडितमन्या नाम यानी स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामिनी यानी समय को लांघने वाली। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा है? आज हमने इसका रिमेनिंग चैप्टर किया है विद रीकैप, एक समरी टाइप रीकैप किया है, और उसके बाद में टेक्सचुअल हमने आज चैप्टर किया है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।